Hello guys, welcome back to my channel The Self Edit. Today's video is very special for me as a person sitting with me is not just a NEET qualifier, she is my best friend since childhood और मैंने इसकी जर्नी को जीरो से यहाँ तक ग्रो होते हुए देखा है. From the late night doubts कि होगा या नहीं होगा to the result day happiness is just amazing. She is now pursuing her MBBS from UP UMS FI. So let's dive into her journey and know how she has made it possible. वाह मेरी तारीफ. अरे तुम तारीफ की हकदार हो. क्या बात है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जब नीट का रिजल्ट आया और तुम्हारा सिलेक्शन हुआ उस मोमेंट पर तुमने क्या फील किया? जब रिजल्ट आया था तो सबसे पहले तो खुशी हुई, एक मिक्स्ड फीलिंग थी. मतलब मम्मी को पहले तो हक करके रोई, बहुत ज्यादा रोई कि हाँ हो गया फाइनली, मिल गया जो चाहिए था. फिर उसके बाद सबके विशेस आ रही, फिर आपको फोन करा मैडम कि हाँ मेरा हो चुका है. फिर तुमसे बात करी, सब फ्रेंड्स को बताया, सारे रिलेटिव्स का फोन आ रहा था. लाइक बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छी. आई रिमेम्बर द डे जब उसने मुझे कॉल करा, पता नहीं मुझे मेरी आंखों में आंसू ऑटोमेटिकली आ गए. भाई उसका MBBS हो गया. आई वाज लाइक मैं अपनी सब दोस्तों से, मेरी दोस्त का MBBS क्लियर हो चुका है. प्योर कनेक्शन. इट वाज लिटरली सो ओवरवेलमिंग कि मेहनत एक्चुअली में रंग लाई. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने नीट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी थी? कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी? डेली रूटीन क्या था? 12th तक तो इतना आइडिया ही नहीं था. इतना तो पता ना नीट देना है, MBBS करना है. लेकिन मतलब मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जिसने नीट दिया हो, या डॉक्टर वाली साइड पे कोई भी नहीं था जिसने मेडिकल से किया हो कुछ. तो इतना ही पता था कि 12th के बाद ड्रॉप लेके प्रिपरेशन होती है, इतना ही पता था. तो 12th तक तो वही बोर्ड्स लेवल की पढ़ाई करी है. फिर उसके बाद ड्रॉप लिया था. ड्रॉप में पहले बाहर जाना चाहती थी बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं जा पाई. तो फिर मैंने PW से ऑनलाइन बैच लिया था. आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी योर बेस्ट डिसीजन. बेस्ट. तो फिर फर्स्ट ड्रॉप में उससे प्रिपरेशन करती थी, लेक्चर्स लेती थी, नोट्स बनाती थी, PYQs NCERT. बट उसमें कुछ कमी रह गई, कुछ गलतियां हो गई, तो फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हुआ. फिर सेकंड ड्रॉप लिया हिम्मत करके. उसके बाद वही नोट्स बनाए, लेक्चर्स लिए, अपने ऊपर और ज़्यादा काम किया, जो गलतियां थी उसे सुधारा. फिर बस सेकंड ड्रॉप में हो चुका है. रिजल्ट आपके सामने है. Yes. और मैं ये पूछना चाहूँगी, जो लोग आजकल ऐसा होता है कि जैसे तुमने जब सेकंड ड्रॉप लिया था तो मम्मी ने साइड बाय साइड BSc के लिए करवा दिया था. हाँ जी, हाँ. तो ऐसा होता है कि आजकल बच्चे 3-4 ड्रॉप लेते जा रहे हैं और नहीं हो पा रहा है. तो क्या उनको साइड से कुछ डिग्री के लिए एटलीस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या एक गुड डिसीजन होगा या नहीं होगा? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक ड्रॉप ले चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप में मत कीजिए कुछ. अगर आपको ऐसे सेकंड ड्रॉप हो गया, ठीक है, थर्ड ड्रॉप हो गया, आपको टेंशन है, आपको प्रेशर बना हुआ है कि मेरे ईयर्स वेस्ट हो रहे हैं और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप BSc डाल दो साइड में. इससे आपका ना थोड़ा मेंटल प्रेशर कम हो जाएगा कि मेरे पास एटलीस्ट कुछ तो है. लेकिन उस पर फोकस मत करना BSc पे, क्योंकि सिलेबस BSc का ऑलमोस्ट सेम होता है जो हमारा नीट का सिलेबस होता है. तो BSc को साइड में ले सकते हो जिससे आपका प्रेशर कम हो जाए. हाँ, एटलीस्ट कोई एक डिग्री तो कंप्लीट हो जाए साइड बाय साइड, क्योंकि लक फैक्टर भी बहुत बड़ा है नीट एग्जाम में. ऐसा नहीं है सिर्फ मेहनत, लक भी बहुत बड़ा है. तो अगर आपको प्रेशर थोड़ा कम करना है तो अगर ज्यादा ड्रॉप है तो आप लीजिए. कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ, बहुत आगे बढ़ता ही जा रहा है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिपरेशन के दौरान सबसे टफ फेज कौन सा था और तुमने उसे कैसे हैंडल किया? सबसे टफ फेज तो नीट के 1-2 महीने पहले वाला ही होता है, जिसमें आपके पास पूरा सिलेबस आ चुका होता है. अब आपको उसे रिवाइज करना है, पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, टेस्ट लगाने होते हैं, चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं, और कुछ बैकलॉग भी होता है, उसे भी क्लियर करना होता है. तो जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं वो टफेस्ट होते हैं. उसको ही बच्चे को ख़त्म करना होता है या उसे क्लियर करना होता है कैसे भी. मतलब उसी फेज से अगर आप निकल गए तो हाँ आप क्लियर कर लेंगे. और उसके लिए तो आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन ही इम्पोर्टेंट है. अपने आप को ही मोटिवेट करते रहो कि नहीं मैं कर लूंगा, कैसे भी करूंगा, बस कर लूंगा. तो ये आई थिंक वो लास्ट फेज ही होता है जहाँ बच्चे बस गिव अप कर देते हैं कि ऑलमोस्ट 90% बच्चा वहाँ पे ही गिव अप करता है कि अब नेक्स्ट ड्रॉप नहीं. अब वो वही सोचते हैं कि हाँ अब मैं नेक्स्ट ड्रॉप में स्टार्टिंग से पढ़ाई करूँ. क्या नेक्स्ट ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए? नहीं. आप प्लान B मत बनाओ, हमेशा प्लान A को ही सोचो. प्लान A ही खत्म करने की कोशिश करो कि हाँ मैं कर लूंगा, तो ही ठीक है. प्लान B अगर आपने बनाया तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक फीलिंग रहेगी कि मेरे पास प्लान B है, अभी मेरे पास सफिशिएंट टाइम है कि मुझे प्लान मतलब अगले साल अब देना है. वही नहीं, प्लान B मत बनाओ. ओके, जैसे अभी भी मई में आई गेस होता है पेपर, तो अभी आने वाला है, तो एनी एडवाइस यू वांट टू गिव?
एडवाइस तो यही बोलूंगी कि अब जो फेज आ रहा है इस टाइम पे बच्चा छोड़ेगा, अपनी हिम्मत तोड़ देगा, सोचेगा नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन यही वो टाइम होता है जिसपे 90% बच्चा छोड़ने की कोशिश करता है। तो अगर आप उस चीज को क्लियर कर लोगे, मतलब आप 90% बच्चे को लाइक अ थ्रेशोल्ड, हाँ थ्रेशोल्ड, वही कि बस आपको इसे निकालना है, हो जाएगा आपका। तो अभी मत छोड़ो, लास्ट तक अपने आप को पुश करते रहो, कैसे भी मेहनत करते रहो। मुश्किल तो है, हो जाएगा, बट मेहनत से हो जाता है, हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप दोबारा प्रिपेयर करती हो तो कौन सी गलतियां ऐसी होंगी जो आप अवॉइड करना चाहेंगी? सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, टेस्ट नहीं देते। क्या सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट। आप भर भर के टेस्ट दो, नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं नहीं पता, टेस्ट देते रहो। दूसरा, उन टेस्ट को एनालाइज करो कि आपके टॉपिक कौन से वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग है, या किसको बार बार रिवीजन की जरूरत है। टेस्ट देना और टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, मल्टीपल रिवीजन्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बार बार उसे रिवाइज करो, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करोगे वो एक बैकअप मेमोरी में आपका स्टोर हो ही जाता है, तो कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन में आपको। तो रिवीजन्स करते रहो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप करते रहोगे तो अगर आप कोई चैप्टर नोट से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चंस के थ्रू भी जो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये कुछ मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बट लैक करता है रिवीजन और वही उनका फैक्टर रह जाता है जिससे नहीं हो पाता है। मुझे लगता है मैंने भी अपनी जेईई के टाइम पे यही सबसे ज्यादा मिस्टेक करी थी। मुझे ऐसा लगता था पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँ टेस्ट में बाद में दूंगी। मैं टेस्ट से डरती थी कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बना, बट लेटर मेरे को भी रियलाइज हुआ बट नंबर कम आते हैं तो ऐसा हो जाता है बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, नंबर कम आ रहे हैं। नहीं, मेरे भी नंबर कम आते थे टेस्ट में, लेकिन दिया उसी से लास्ट तक किस पॉइंट पर आपको वर्क करना है, वही उसी से ही पता लगेगा कौन से टॉपिक्स वीक है या कौन से स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब मोटिवेशन डाउन हो जाता था या गिव अप करने का मन करता था तब आप खुद को कैसे हैंडल करते थे? मैं तो सपना देखती थी डॉक्टर बनने के बाद कैसा फील होगा। मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मुझे कैसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं लोग या रिलेटिव्स कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैं वाइट कोट सेट में जा रही हूँ, घूम रही हूँ, ऐसे वाला सपना देखती थी। और फिर अपने आप को ऐसे मोटिवेट करते थे कि अब तक इतना कुछ किया है, अगर इसमें घुसे हैं, एक बार घुस गए हैं तो हम निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, कर लेंगे। एक बार किया, अब भी ग्राइंड कर लिया अपने आप को तो हो जाएगा। ओके, कई बार ऐसा लगता होगा ना जब पढ़ रहे हो कि छोड़ो ना यार, थोड़ी देर में पढ़ूंगी, थोड़ी देर में, बहुत बार क्योंकि उस टाइम को भी कैसे यूटिलाइज करा है हर मोमेंट पर इतनी कंसिस्टेंसी, बिकॉज आई हैव सीन योर कंसिस्टेंसीज आर जस्ट अमेजिंग। बहुत बार ऐसा होता था, मन करता था नहीं पढ़ा जा रहा, फोन देख रहे हैं, कुछ दोस्त हैं जो उधर घूम रहे हैं, हम भी मैं सोचती थी यार ये क्या है, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। हो गया मेरा 2 साल तक मैं पागल हो चुकी हूँ पढ़ते पढ़ते। फिर गाने सुन लेती थी, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था गाने सुन के। कुछ अच्छी दोस्त हैं Thank you. बात कर लेती, बहुत मोटिवेट करा है भाई, इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मुझे लगता है हमें अपनी सराउंडिंग्स ऐसी बनानी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। इट्स नॉट जस्ट कि मतलब अगर आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आपकी फैमिली, सब ऐसा होना चाहिए। इटी के साथ भी उसके 1-2 फ्रेंड्स थे जो मतलब MBBS की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा होता है वो उनसे शेयर करते हैं। आप ऐसे कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन बनाओ कि आप अपने दोस्तों के साथ ग्रो करो। अगर फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए तो आप उनसे शेयर करो, लाइक कि आज हमने ये टॉपिक खत्म करना है, दोनों ने खत्म करना है, फिर हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। इससे अच्छा हो जाता है, वो चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपका कंपटीशन भी हो जाएगा। जैसे इटिका भी दोस्त था, उसका उस ड्रॉप पे तो नहीं बट नेक्स्ट ड्रॉप पे हो गया था। तो ऐसा होता है कि किसी का कभी लक फैक्टर नहीं, मतलब काम नहीं करता है, बट अपने एक कंपटीशन भी, एक हेल्दी कंपटीशन भी बनाना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन रखो। आधी चीजें ऐसी हो जाती है जब हम डिस्कशन के टाइम पर यार तूने टेस्ट दिया है, ये करा है, ऐसा। इससे ना मोटिवेशन भी आता है कि अगर उसने इतना कर लिया तो मैं भी कर लूंगी। हम दोनों मिलके करेंगे, हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर ऐसा कोई है तो देन इट्स वेल एंड गुड, आप लोग को साथ में और अच्छे से भी शेयर होते हैं। एग्जैक्टली। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज यूज करे थे? फॉर बायोलॉजी स्टिक टू NCERT, नथिंग एल्स। गॉड बुक। NCERT को घोल के पी जाओ अपने नसों में, खून की जगह NCERT को चला दो। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब खून की जगह NCERT को चला दो। वही मतलब NCERT अब तो 25 में NCERT के उस पेज से भी क्वेश्चन आ रहा है जो बच्चा पढ़ता ही नहीं था। वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो होता है उससे भी क्वेश्चन आया है। तो NCERT तो बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT से बाहर
एक दो क्वेश्चन जाएगा तो इतना नहीं, एक दो क्वेश्चन जा सकते हैं बट एनसीईआरटी, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ आप उसे रट रहे हो, पढ़ रहे हो, थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ो, समझ के पढ़ो। एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छी है। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैंने कहाँ से पढ़ा था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक तो थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ा था, बाकी फिजिक्स तो मैंने एमआर सर, बीओजी एमआर सर पे मैंने उनके नोट्स करे हैं, बहुत बहुत सफिशिएंट है, मतलब हो गया उनके नोट से। मुझे लगता है जो बायोलॉजी लेते हैं ज्यादातर, मैंने सुना है कि ऐसा फिजिक्स से उनको डर लगता है थोड़ा। हाँ, डर तो मैथ्स, अगर जब हम मैथ्स करते हैं तो हमें थोड़ी कॉन्सेप्चुअल वैसी चीजें मैथ्स के फियर से बच्चा बायोलॉजी में आता तो है। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं इनको जेन्युइनली डॉक्टर बनना, और कुछ लोग का फियर रहता है मैथ्स, बट उनको फिर फिजिक्स परेशान करती है। फिजिक्स परेशान करती है। नहीं, मुझे नहीं किया फिजिक्स ने परेशान, एमआर सर की वजह से बचा लिया। और केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक, मतलब वैसे तो मैंने पीडब्ल्यू के सर्च लोगों से ही पढ़ा था, ऑर्गेनिक मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी थी। दो इतनी ने वैसे बायोस ले ली थी क्योंकि उसे एक्चुअली डॉक्टर बनना था, मैथ्स का डर। अदरवाइज मैथ्स में शी वाज आल्सो ब्रिलियंट टिल 10th। या एक्चुअली बायोस के नंबर पता है मुझे। या इट्स ओके। और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री मैंने नोट्स पढ़े थे, जो पीडब्ल्यू से। हाँ, पीडब्ल्यू से। ओके। ऑर्गेनिक पंकज सर क्या गुड, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है। बाकी तो पीवाईक्यूज मैंने तो 35 इयर्स तक के लगाए थे। ओके। और पीवाईक्यूज से कितना ऐसे लगता है कि एक्चुअल पेपर है और 75 to 80% मैच होता है। थोड़ा बहुत नंबर या कुछ चीजें चेंज होती हैं, अदरवाइज कंसेप्ट सेम आता है। मुझे लगता है बच्चे क्या करते हैं ज्यादा के चक्कर में कि एनसीईआरटी के अलग बुक करने, उस चक्कर में वो जो बेयर मिनिमम करना वो भी नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट ये मेरे साथ भी कई बार होता है, और अभी मुझे लगता है ज्यादातर के साथ यही होता है कि ज्यादा के चक्कर में जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है बच्चा वो भी नहीं कर पाता है। वही पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने पीडब्ल्यू का मॉड्यूल किया था। और मेरा हो चुका था क्योंकि मैं 2 साल ड्रॉपर हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन ऐसे हो गए थे, बस हो गया, देखे हो गया। हाँ। ये फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे सीरीज चल रही थी जिसमें HC वर्मा सर वगैरह सबके क्वेश्चंस थे, मैंने वो भी लगाए थे। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहाँ से भी ले रहे हो लो, और पीवाईक्यूज। ऑलराइट देन, यूपी में सफाई में MBBS लाइफ कैसी है? लोग बोलते हैं MBBS बहुत टफ होता है, रियलिटी क्या है? रियलिटी है, टफ तो है। टफ तो है, सही होता है वैसे। हाँ। लेकिन वो चीज टफ तब तक है जब तक आप उसे कर नहीं चाहते। अगर आप MBBS के फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर क्रैक हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे फर्स्ट ईयर क्या था। हाँ। कुछ भी नहीं था। तो जब तक करते जाएंगे वो हो जाएगा। हाँ। बस आपको थोड़ा बैलेंस करना है चीजें। ऐसा नहीं है सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, नहीं, सारी चीजों को एंजॉय भी करो और पढ़ो भी। तो MBBS लाइफ अच्छी भी है, ऐसा नहीं है बुरी है, बहुत अच्छी है, बस बैलेंस करके चलो, मजे भी करो, पढ़ो भी, फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। गुड पॉइंट। और बाकी से ये टफ तो क्या है, सब है। हाँ। और थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि देखो प्रेशर तो बहुत है, वेदर इन MBBS लाइफ, बीटेक लाइफ और एनीवेयर यू आर, प्रेशर हर जगह। कोई पढ़ाई इजी नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है, सब टफ है। बट इट्स अप टू यू कि तुम कैसे बैलेंस कर रहे हो, कैसे अपना फ्रेंड सर्कल बना रहे हो, कैसे पॉजिटिविटी सेट कर रहे हो, कैसे हर चीजों को एंजॉय कर रहे हो। इट्स अप टू यू। तो बैलेंस तो खुद बनाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना है। और MBBS में आके इमोशनली वैसे सब सपोर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नहीं, नर्डी नहीं है। MBBS वाले बच्चे नर्डी नहीं होते, वो हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं ना, डॉक्टर है ये इधर उधर डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, ये कर रहा है, कैसा ही डॉक्टर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर भी इंसान है भाई, उनको भी हक है एंजॉय करने का। डॉक्टर हर चीज में स्ले कर रहा है आजकल, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो भी इंसान है। एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस क्या होगा? वही अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था वही बोलना चाहूंगी, टेस्ट। Okay. मेरी गलती एक ये भी थी कि मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिए थे, ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिए थे। तो सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ऑनलाइन बैच लेके पढ़ भी रहे हैं तो आप वो शीट होती है ऑनलाइन शीट, वो निकलवा लीजिए, या पेपर भी निकलवा लीजिए, और उसको 3 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल ऐसे सेटअप बनाइए कि हाँ मैं नीट का एग्जाम ही दे रही हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है फर्स्ट ड्रॉप ईयर में जो तुम्हारी मिस्टेक हुआ, फर्स्ट ड्रॉप ईयर में मेरी यही मिस्टेक थी, एक डे ऑफ द नीट एग्जाम। हाँ, मैंने एक भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया था। तो नीट के टाइम पे मतलब द वेरी फर्स्ट एग्जाम वाज एट द नीट सेंटर। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मैं डर गई, होपलेस हो गई, टाइम कम पड़ रहा था क्योंकि मैनेज नहीं कर पाई मैं चीज़ों को। फिर मैंने उल्टी सीधी चीज़ें कर दी, हाथ कांप रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स आ गया था एक टाइप का। एग्जैक्टली। तो फिर
वो मुझे लगता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन द OMR शीट, वही, क्योंकि बबलिंग में मिस्टेक हो जाती है। बबलिंग में मिस्टेक होती है, और टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते इतने, आना अलग बात हो गई है, लेकिन टाइम, हाँ अगर आपके पास टाइम ज्यादा होगा ना तो आप नीट के क्वेश्चंस निकाल लोगे, बट दिक्कत होती है टाइम की। ये तो है, तो उस चीज को थोड़ा मैनेज करके चलो, स्ट्रेटेजी बनाओ अलग अलग, जैसे आप जैसे टाइम में कितना करना है, क्या चीज पहले करनी है, किस तरीके से करनी है, तो हो जाएगा। अगर आपने स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई तो हो जाएगा। सेकंड ड्रॉप में मैंने यही किया था। एग्जैक्टली, गुड स्ट्रेटेजी आल्सो मैटर्स। ओके, पढ़ाई तो मैटर करती है, बट हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स? मतलब पूरा आपने पढ़ाई कर लिया और जिस दिन नीट का एग्जाम है तो उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कामनेस वाला भी, सेकंड कामनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग से नहीं चलेगा। शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, आई थिंक एक वीक पहले ही, लास्ट के 2-3 दिन पहले ही शायद वो डिस्चार्ज हुआ था। वो तुम्हें इशू नहीं, वो क्या हुआ था, नीट के 1 महीने, मतलब मेरे पास ऐसी बची थी 25 डेज, उससे पहले मैं डिस्चार्ज हुई थी, और उसको रिकवर होने में मुझे 15 दिन लग गए थे। लाइक बहुत वीकनेस हो चुकी थी, हॉस्पिटलाइज थी। तो मतलब देखो, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम किसी के साथ, प्रॉब्लम सबके साथ आती है, बट हाउ डू यू टैकल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि अगर उसका क्लियर हो गया तो उसके साथ प्रॉब्लम नहीं आई, क्या गॉड का ब्लेसिंग्स दिया कुछ है, ऐसा कुछ मेहनत और भरोसा जो था वो उसको आज एक बिलीव होना चाहिए भाई। हाँ, सही बात है। मैं तो बहुत मानती हूँ, वो भी टूट सकती थी। एग्जैक्टली, वो भी टूट सकती थी उस टाइम पे कि अब तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा एग्जाम है, मैं कैसे करूंगी, लेकिन कि करना है, हो गया इस बार करना है। ऑल्सो मुझे लगता है पेरेंट्स का रोल इसमें कैसा रहता है कि पेरेंट्स का तो रहता है कि बस मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, मुझ पे ऐसे प्रेशर नहीं बनाते थे। लाइक मैंने बोला मुझे दूसरा ड्रॉप लेना, उन्होंने बोला ले, तेरे को जितना लेना जो करना कर। उन्होंने कभी ये नहीं बोला नहीं तुझे इसी ड्रॉप में खत्म करना है या ऐसा करना है या तुझे MBBS ही करना है। सिर्फ सब कुछ मेरी मर्जी थी, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करती हूँ। मुझे लगता है आजकल पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चा किस प्रेशर से गुजर रहा है। देखो 25 लाख आई गेस एप्लीकेंट्स होते हैं, तो 25 लाख और सीट्स MBBS के अराउंड 30 to 40,000 फॉर गवर्नमेंट इट्स 40 to 50,000। हाँ, अराउंड 40,000 मान लो, जिसमें भी टॉप लेवल के कॉलेज तुम्हें कम रैंक पर ही मिलेंगे। तो इतना सब टफ कंपटीशन है। देखो पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, बट पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि सीट्स ही लिमिटेड है, तो कंपटीशन कितना टफ है। थोड़ा एक सहारा बच्चे को कि हो जाएगा उसको देना चाहिए, अदरवाइज इट्स वेरी टफ। पेरेंट्स का स्ट्रेस एक्चुअली आप लोग बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली, बहुत मैटर करता है। सो फाइनल मैसेज, अगर आप अपने पास्ट वाले वर्जन को एक मैसेज देना चाहें जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, तो वो क्या बोलोगे आप उसको? करते जाओ, हार्ड वर्क करो। देखो नीट का आपने सपना लिया है कि मेरे को नीट निकालना है, क्रैक करना है, MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, तो अगर आप घुस रहे हो तो बी रेडी फॉर द हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो हार्ड वर्क के लिए रेडी हो जाओ, चीज़ों को कैसे टैकल आउट करना है वो करना सीख जाओ, और कंसिस्टेंसी बस करते रहो, छोड़ना तो है ही नहीं। वही मैटर। कंसिस्टेंसी, कोई जेन्युइन अगर जैसे बोलता है कि ये तो पहले से ही बहुत स्मार्ट है, तो कंसिस्टेंसी आएगी तो उस चीज को भी बीट कर सकती है। तो तुम खुद को ऐसे समझते हो, एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट बहुत टॉप क्लास कॉलेज में जा चुके हैं, तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और प्रूफ तो है कि कंसिस्टेंसी कैसे मतलब सब कुछ कर सकती है। Okay, that's all about this video. अगर कोई क्वेश्चन है, you can drop down in that comment section. इतनी स्पेशली मैसेज, इतनी स्पेशली रिप्लाई कर देगी आपको। बाय बाय। बाय।